कभी सोचा है कुछ लिखावटें इतनी खूबसूरत, इतनी कलात्मक क्यों लगती हैं? आज हम एक ऐसी ही लिपि के पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं। अरबी। इसके कुछ ऐसे राज हैं जो देखने में जितने सुंदर हैं, समझने में उतने ही दिलचस्प। तो बात सिर्फ अक्षरों की नहीं है, ये पूरा स्मार्ट सिस्टम है। एक ऐसी व्यवस्था जो कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा बात कह जाती है। इसीलिए शायद अरबी में अंग्रेजी की तरह अब जानते हैं शॉर्ट फॉर्म्स या एक्रोनिम्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ लॉजिक की बात नहीं है, इसमें खूबसूरती भी कमाल की है। और इसी वजह से अरबी कैलीग्राफी यानी सुलेख को एक आर्ट फॉर्म का, एक कला का दर्जा दिया गया है। पुरानी इमारतों से लेकर मॉडर्न आर्ट तक हर जगह इसकी झलक दिखती है। ओके, तो इसके रहस्यों में और गहरा उतरने से पहले एक सबसे बेसिक, सबसे जरूरी चीज जान लेते हैं। हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं। अरबी में सब कुछ उल्टा है, वहां दुनिया चलती है दाएं से बाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पहेली से कि आखिर अरबी में अक्षर है कितने। सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। सदियों से इस पर बहस चलती आ रही है। ज्यादातर लोग और आज की मॉडर्न डिक्शनरीज एक ही जवाब देंगी, 28। सिंपल। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक बहुत बड़ा ग्रुप मानता है कि नहीं, 28 नहीं, असल में 29 अक्षर हैं। तो ये पूरी बहस आखिर है किस बात पर? बस 2 अक्षरों पर, अलिफ और हमजा। क्या ये 2 अलग अलग अक्षर हैं या एक ही अक्षर के 2 रूप? बस इसी एक सवाल ने सदियों तक बड़े बड़े विद्वानों को उलझाए रखा। खैर, अक्षरों की गिनती पर तो बहस चलती रहेगी, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार है ये देखना कि ये अक्षर बनते कैसे हैं। तो पेश है पहला राज, डॉट्स यानी बिंदुओं की शक्ति। जरा सोचिए, अगर 28 अलग अलग अक्षर बनाने के लिए सिर्फ 19 बेसिक शेप्स की जरूरत पड़े तो? कमाल है ना? अरबी लिपि का जादू यही है, वो कुछ बेस शेप्स लेती है और बस डॉट्स की मदद से बिल्कुल नए अक्षर और नई ध्वनियां बना देती है। उदाहरण देखते हैं। ये देखिए एक बेस शेप। अब इसके नीचे एक डॉट लगाया तो ये बन गया बा। ऊपर 2 डॉट्स लगाए तो ये बन गया ता। और फिर ऊपर 3 डॉट्स लगा दिए तो बन गया था। एक ही शेप, बस डॉट्स की पोजीशन और गिनती बदली और 3 बिल्कुल अलग अक्षर तैयार। चलिए अब चलते हैं दूसरे राज की तरफ। अरबी के जो अक्षर है ना, वो थोड़े गिरगिट जैसे हैं। वो शब्द में अपनी जगह के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अरबी हमेशा कर्सिव में, मतलब जुड़े हुए अक्षरों में लिखी जाती है। तो हर अक्षर को अपने आगे और पीछे वाले अक्षर से जुड़ना पड़ता है और बस इसी कनेक्शन के चक्कर में उनका शेप बदल जाता है। तो बेसिकली एक अक्षर के 4 रूप हो सकते हैं। एक जब वो अकेला हो, दूसरा जब वो शुरू में आए, तीसरा जब बीच में हो और चौथा जब आखिर में। पर टेंशन की बात नहीं है, ये सारे रूप एक दूसरे से काफी मिलते जुलते ही होते हैं। चलिए इसको लाइव एक्शन में देखते हैं। एक अक्षर लेते हैं सीन यानी सा की ध्वनि और देखते हैं कि इसका सफर कैसा होता है। जब सीन अकेला खड़ा है तो वो ऐसा दिखता है, अपने पूरे फॉर्म में। अब अगर ये शब्द के शुरू में आ गया तो देखिए ये आगे वाले अक्षर से जुड़ने के लिए खुल जाता है। और अगर बीच में है तो ये एक पुल की तरह दोनों तरफ से जुड़ जाता है। और आखिर में ये पिछले अक्षर से जुड़ता है और अपनी ओरिजिनल पूंछ के साथ खत्म हो जाता है। देखा, एक ही अक्षर लेकिन कितने अलग अलग किरदार। ओके, तो अब टाइम है आखिरी और शायद सबसे चालाक राज का। कभी अगर अरबी टेक्स्ट्स देखा हो तो शायद सोचा हो कि इसमें स्वर कहाँ है, मतलब अ, ई, ऊ की ध्वनि आती कहाँ से है, दिख तो नहीं रही। तो जवाब ये है कि वो अक्षर है ही नहीं, वो तो छोटे छोटे निशान हैं जिन्हें डायोक्रिटिक्स कहते हैं। ये निशान व्यंजन के ऊपर या नीचे लगाए जाते हैं और बस यही बताते हैं कि कौन सी स्वर ध्वनि इस्तेमाल करनी है। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। ज्यादातर किताबों में, अखबारों में, वेबसाइट्स पर ये निशान होते ही नहीं हैं। जी हाँ, जो लोग भाषा जानते हैं वो कॉन्टेक्स्ट से, मतलब संदर्भ से खुद ही समझ जाते हैं कि क्या पढ़ना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम TMRW को टुमारो पढ़ लेते हैं। तो आइए एक क्विक रिकैप करते हैं।
हमने एक ऐसी लिपि को समझा जो दाएं से बाएं चलती है, जो कुछ आकृतियों और बिंदुओं से ढेर सारे अक्षर बनाती है, जिसके अक्षर जुड़ते ही अपना रूप बदल लेते हैं और जो अक्सर अपने स्वरों को छिपा लेती है। सोचिए, ये एक बहुत ही कुशल प्रणाली है, लेकिन ये पढ़ने वाले से भाषा की गहरी समझ भी मांगती है। और यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब कोई लिपि इतनी सारी जानकारी को छिपा लेती है, तो क्या इसका असर उसको बोलने वालों के सोचने और दुनिया को देखने के नजरिए पर भी पड़ता है? शायद यही सवाल भाषा और संस्कृति के बीच के उस गहरे रिश्ते की तरफ इशारा करता है।